Hello and welcome to VLearn, Virtual Learning Network. Today we will do session number 12 of macroeconomics, that is acceleration principle and theory of investment. The topics covered in this session are the acceleration principle. Now, व्हाट इज एक्सेलेशन प्रिंसिपल? एक्सेलेशन प्रिंसिपल क्या होता है? एक्सेलेशन प्रिंसिपल स्टेट करता है, बताता है कि जो डिमांड है हमारे कैपिटल गुड्स की वो वेरी करती है डायरेक्टली विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। जैसे जैसे हमारा एग्रीगेट आउटपुट चेंज होता रहता है वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है कैपिटल गुड की वो भी वेरी करती है, वो भी चेंज होती रहती है। जो एक्सटेंड है हमारे पास चेंज करने का, हमारी डिमांड कितनी हमारी डिमांड चेंज हो सकती है हमारे कैपिटल गुड्स के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है और चेंज कितना हो रहा है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट में। ये प्रिंसिपल बहुत यूज़फुल है एनालाइज करने के लिए कि डाउन टर्न क्या आएगा और लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे हमें काम करना है, राइट? सो it has also been usefully employed in explaining the changes in the investment of inventory stocks and of durable consumer goods. So basically जो एक्सलेशन प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि जो डिमांड है हमारे कैपिटल की वेरी करती है जैसे जैसे हमारा लेवल और जो एग्रीगेट आउटपुट का वो चेंज होता रहता है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सलेशन प्रिंसिपल है वो डिपिक्ट करता है कि टेक्निकल रिलेशनशिप क्या है बिटवीन चेंज इन द रेट ऑफ करंट आउटपुट और इन्वेस्टमेंट। करंट आउटपुट की रेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो टेक्निकल रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है। तो इंक्रीज इन आउटपुट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज जनरली रिलेटेड टू दी लेवल ऑफ एग्रीगेट इनकम, जो भी हमारी एग्रीगेट इनकम है। देन जो हमारा और आउटपुट जो है हमारा विद एन इंक्रीज इन डिमांड मोर कैपिटल में बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दीज गुड्स। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होगी हमें इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि हम डिमांड को इंक्रीज डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। तो जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्रेस करते हैं कोफिशिएंट नोन एज एक्सेलेटर। रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस बाय अ कोफिशिएंट दैट इज नोन एज एन एक्सेलेटर। एक्सेलेटर क्या शो करेगा? इफेक्ट क्या है? चेंज इन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की कंजम्पशन चेंज होने से कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस पर क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिमांड ज़्यादा होगी कंजम्पशन की तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी उस केस में। तो ये मेजर करता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स में इंडस्ट्रीज़ के एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन गुड्स इंडस्ट्रीज। तो जो प्रिंसिपल है हमारे पास एक्सेलरेशन का गुड्स का, दैट लीड्स टू सेवरल टाइम्स लार्जर इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इवन फास्टर बढ़ेगी उससे। तो जो एक्सेलेशन कोफिशिएंट है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक्सेलेशन कोफिशिएंट जो है हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज of the relation between increase in income, the resulting increase in investment and increase in consumption। जब इनकम इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज हुई और इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 रुपीज़ करोड़ का हुआ है तो दैट लेट्स टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹600 करोड़। इसलिए जो एक्सेलेटर है वो क्या होगा हमारा 600 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 3। Next we have the multiplier effect versus acceleration effect। मल्टीप्लायर इफेक्ट और एक्सलेशन इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे अलग है हमारे एक्सलेशन इफेक्ट से। एक्सलेशन इफेक्ट है वो क्या फिनोमिना है कि जो वेरिएबल है वो मूव करता है टुवर्ड डिजायर्ड वैल्यू फास्टर एंड फास्टर रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए यूजली क्या होता है जो वेरिएबल है वो कैपिटल स्टॉक है हमारा। कीनजियन मॉडल में जो फिक्स कैपिटल है वो उसको हम कंसीडर नहीं करते। सो द एक्सेलेटर कोफिशिएंट बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द कैपिटल डिसीजन degenerates to investment decision। In more general theory where the capital decision may determine the desired level
ऑफ कैपिटल स्टॉक, जिसमें हमारी फिक्स कैपिटल भी आ जाती है और वर्किंग कैपिटल भी आ जाती है। और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो डिटरमाइन करता है कि चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक कितना होगा एक सीक्वेंस ऑफ पीरियड में। और जो एक्सेलेरेशन इफेक्ट जो इमर्ज हुआ है, एज ओनली द करंट पीरियड गैप अफेक्ट्स द करंट इन्वेस्टमेंट, सो डू द प्रीवियस गैप्स. Now business cycles versus acceleration effect. As the acceleration effect dictate that the increase of income accelerate करती है capital accumulation को, and decrease of income accelerate the capital depletion in a simple model. तो इससे क्या होगा, that might cause the system to become unstable, right? इससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, साइक्लिकल हो जाएगा, और बहुत सारे काइंड्स है हमारे पास बिजनेस साइकिल मॉडल के इस टाइप के, जैसे मल्टीप्लाई एक्सेलरेटर साइकिल मॉडल. तो ये हमारा डिफरेंस था बिजनेस साइकिल और एक्सेलरेशन अफेक्ट के बीच में. जो एक्सेलरेशन अफेक्ट है वो क्या डिक्टेट करता है कि इंक्रीज जो हो रही है हमारी इनकम की वो एक्सेलरेट कर देती है कैपिटल एकम्युलेशन को भी, और डिक्रीज इन इनकम एक्सेलरेट दी कैपिटल डिप्लेशन. तो इसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है, और बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास बिजनेस साइकिल मॉडल्स बन जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव एजम्पशन ऑफ एक्सेलरेशन प्रिंसिपल. अब एक्सेलरेशन प्रिंसिपल की क्या क्या एजम्पशंस हम लेके चले हैं. नाउ द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल बेस्ड है हमारी कुछ एजम्पशंस के ऊपर. फर्स्ट एजम्पशन क्या है हमारे पास, इट इज़ असेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल दैट द टोटल कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज फुल्ली यूटिलाइज. कह रहे कि ये बहुत ही असेंशियल है ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल के लिए कि जो टोटल कैपिटल स्टॉक है हमारी इकोनॉमी का उसको पूरी तरह से हम यूटिलाइज करें पूरे स्टॉक को. सेकेंड एजम्पशन क्या है, जो फर्म क्या है इंक्रीज कर रहा है अपना कैपिटल स्टॉक, किस लिए, जो भी डिमांड इंक्रीज हुई है किसी प्रोडक्ट की उस इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए वो अपने कैपिटल स्टॉक को भी इंक्रीज कर रहा है. Then the third assumption is the increase the firm there should be a fixed capital output ratio होना चाहिए. ठीक है. The fourth assumption is the increase in the aggregate output does not alter the structural composition to the aggregate output. यानी कि जो इंक्रीज हो रहा है हमारा एग्रीगेट आउटपुट में, उससे हमारे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का जो एग्रीगेट आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. कैपिटल गुड जो है वो परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए किसी भी रिक्वायर्ड साइज में. और लास्ट एजम्पशन क्या है कि इंक्रीज जो रहा है हमारा रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ that is accompanied by an increase in the investment. So these are the assumptions of the acceleration principle. Next we have the interaction between multiplier and accelerator. अब मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के बीच में कैसे इंट्रैक्शन होता है. जो मल्टीप्लायर प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इतना पर्टिकुलर इंक्रीज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में हम, तो मल्टीपल इंक्रीज होता है हमारी इनकम में. तो जो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इंक्रीज इन कंजम्पशन, जब हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है दैट विल रिजल्ट इन फ्रेश इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो उनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी. तो इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल इन विच बोथ द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर प्रिंसिपल वर्क टुगेदर. और कोई भी चेंज जो हो रहा है इसमें एनी चेंजेस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हैज़ अ मल्टीपल इफेक्ट ऑन इनकम एंड आउटपुट, जो अफेक्ट करता है लेवल ऑफ कंजम्पशन को, लीड्स चेंजेस इन द इंड्यूस कंजम्पशन विच इन टर्न हैव मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में उनका फिर से मल्टीपल इफेक्ट होगा हमारी इनकम पे और आउटपुट पे, एंड देयर बाय ऑन दी कंजम्पशन. और जो ये चेन है रिएक्शन की दैट विल गोज ऑन एंड ऑन. तो दिस विल फॉलो दिस एक्सेलरेशन एंड मल्टीपल प्रिंसिपल जो है हमारा, इसको हम कंबाइन कर देते हैं, एक सिंगल मॉडल बनाते हैं जो इनका इंटरेक्शन बताता है. ये फॉलो करता है फैक्ट जो इंक्रीज हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन स्पेंडिंग इन्वॉल्विंग ईदर द मल्टीप्लायर और द एक्सेलरेटर, उसका इम्पैक्ट होता है दूसरे के ऊपर. डिपेंड करता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस क्या है ऑन द एक्सेस प्लांट कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में,
उससे आउटपुट भी इंक्रीज जाएगा और इनकम भी इंक्रीज जाएगी, विच इन टर्न उससे हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज जाएगी। तो जो इंड्यूस कंजम्पशन है वो हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देगी इफ़ देयर इज़ नो एक्सेस प्लान कैपेसिटी इन द इकोनॉमी वाया द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। तो जो डिफरेंट मल्टीपल एक्सेलेटर मॉडल है वो हम कंस्ट्रक्ट किया इकोनॉमिस्ट ने ये शो करने के लिए कि जो कैसे जो फ्लक्चुएशंस है हमारी लेवल ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कैसे आती हैं फ्लक्चुएशन और कैसे इनको सेल्फ जनरेट किया जाता है। हाउएवर कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द एक्सेलरेटर एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन एक्सप्लोजिव ट्रेड साइकिल जो है विल बी कैसे प्रोड्यूस होती है अगर सम ऑफ वैल्यूज ऑफ वी एंड बी इज हाई, इफ द सम इज लो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो है इनकम में वो विल अकर एंड जो डिपेंड करता है जो मैग्नीट्यूड है हमारी फ्लक्चुएशन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। चूजन वैल्यू क्या क्या लिया हमने एक्सेलेटर की और मार्जिनल प्रोपेंसिटी की। तो अगर उनका सम 1 के क्लोज है तो ऑक्सीलेशंस छोटी छोटी होंगी स्मॉल होंगी। इफ़ इट इज़ मोर देन 1 द ऑक्सीलेशंस विल बी लार्ज एंड अ वेरी लार्ज वी that is combined with a high B leads to an increasing rate of growth of income where V is the accelerator and B is the marginal propensity to consume. So this is the interaction between multiplier and the accelerator. The next topic is distinction between मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। अब क्या क्या डिस्टिंक्शन क्या है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर में क्या डिफरेंस है। मल्टीप्लायर क्या मेजर करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की चेंज इन इन्वेस्टमेंट से क्या क्या मेजर करता है कि इफेक्ट क्या आया हमारे इन्वेस्टमेंट में जब हमारी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो ऑन द अदर हैंड एक्सेलेटर क्या मेजर करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वो देखता है। मल्टीप्लायर मेजर क्या करता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और एक्सेलेटर क्या देख रहा है चेंज इन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर डिपेंड करता है अपॉन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की, जबकि एक्सेलेटर डिपेंड करता है अपॉन द कैपिटल आउटपुट रेशो। इसलिए जो मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, जबकि जो एक्सेलेटर है वो डिपेंडेंट होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर। तो ये डिफरेंस है डिस्टिंक्शन है बेसिक डिस्टिंक्शन है जो मल्टीप्लायर और एक्सेलेटर के बीच में। देन वी नेक्स्ट वी हैव दी फाइनेंशियल एक्सेलरेटर। फाइनेंशियल एक्सेलरेटर क्या होता है। फाइनेंशियल एक्सेलरेटर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेफर करता है वो आइडिया जो एडवर्स शॉक्स टू द इकोनॉमी में बी एम्पलीफाइड बाय वर्सनिंग फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्स कंडीशन हमारी रियल इकोनॉमी में या हमारी फाइनेंशियल मार्केट में म्यूचुअली रेनफोर्स कर रही है एक दूसरे को। इससे क्या हुआ जो फीडबैक लूप जो है दैट प्रोपोगेट दी फाइनेंशियल मैक्रो इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया वो, और जो लिंक है हमारी रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में दैट स्टेम्स फ्रॉम फर्म्स रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस टू एंगेज इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाउ फर्म्स एबिलिटी टू बोरो on the other hand largely depend on the market value of their financial tangible assets, that is their net worth. This is the financial accelerator. Now we have some this we have already discussed. Now we have some criticism of acceleration principle. क्या क्या criticism है acceleration principle के। एक्सेलेशन प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे ग्राउंड्स पे। इम्पोर्टेंट्स कुछ पॉइंट हमने यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ डिस्कस किया है हमने यहाँ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अजम्पशन ऑफ अ कांस्टेंट कैपिटल, राइट। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज क्वेश्चनेबल। तो जो हमारी एजम्पशन है कि जो हमारा कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो क्वेश्चनेबल है। इसको आर्ग्यू किया गया है कि जो एम्पिरिकल स्टडी है वो डू नॉट लेंड सपोर्ट टू दी एजम्पशन ऑफ फिक्स एक्सेलरेटर। इन दिस एज ऑफ रैपिड साइंटिफिक एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्टली चेंज हो रही है। इवन इफ जो टेक्नोलॉजी है इज अज्यूम टू रिमेन स्टैटिक, एक्सटेंट जो है
of the needed increase in the capital stock consequent upon a given increase in demand for final output that will depend on the distribution of the increase in demand for total output between different goods and services produced by the different industries with different capital output ratio. अगर इंक्रीज होगा हमारी डिमांड में आउटपुट के लिए दैट इज कंसनट्रेटेड ऑन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ हाई एक्सेलेटेड इंडस्ट्रीज, तो ग्रेटर इंक्रीज हो जाएगा हमारे कैपिटल स्टॉक में जो हमारे लिए नीडेड है दैट विल कंपेयर टू दिस विद द सिचुएशन इन विच डिमांड इज कंसनट्रेटेड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लो एक्सेलेटर इंडस्ट्रीज. The next criticism is net investment occurs even if there is no change in the total output. हम नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाते हैं जबकि हमारे पास हमारी टोटल आउटपुट में कोई चेंज हुआ ही नहीं. तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाय डिसएग्रीगेटिंग द इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्री ये हम शो कर सकते हैं कि जो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है हमारी इकोनॉमी में might take place even if the total output had not increased. एक रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ हमारी एग्जिस्टिंग एग्रीगेट डिमांड का गुड्स के लिए वो होगा हमारी एक्सेलेटर के थ्रू. मोर नेट इन्वेस्टमेंट इन दोस इंडस्ट्री जिसमें हमें एक्सपीरियंस चाहिए an increase in demand for their products compared with the disinvestment in those industry which are faced with the falling demand for their goods. तो ये किस लिए होता है? बिकॉज जो डिसइन्वेस्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्री का कैन नॉट एक्सीड द रेट एट विच द कैपिटल स्टॉक इज consumed. Next we have the role of expectations of the investment decision of the firm is ignored. जो हमारी expectations का जो रोल है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो फर्म्स के लिए लेते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है. ये भी एक इसकी क्रिटिसिज्म है एक्सेलेशन प्रिंसिपल का. तो ये क्या कहता है हमें कि जो एक्सेलेशन थ्योरी है वो इग्नोर करती है इस रोल को. एंटरप्रेन्योर जो है विल नॉट इंक्रीज देयर प्लांट कैपेसिटी इवन इफ जो उनकी डिमांड है उनके प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है तभी वो अपनी प्लांट कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते तब तक अनलेस दे एक्सपेक्ट द इंक्रीज इन डिमांड टू बी परमानेंट. तो दिस इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे फैक्टर से अदर देन द करंट इंक्रीज इन द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट वाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट decisions. Regardless of the state of the present demand, firm will not increase their existing plant capacity unless their expectation about the future warrant it. Other than this, we have full capacity is absent in the early stages of cyclical upswing. For example, अगर हमारी जो एनुअल रिप्लेसमेंट है अमाउंट टू 10% ऑफ द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स तो लार्जर डिक्रीज हो गया हमारे स्टॉक में 10% ऑफ एनम इज इम्पॉसिबल. तो डिक्रीज जो हो गया हमारे कंज्यूमर गुड प्रोडक्शन में जैसे 15% का कुड नॉट लेड टू 15% डिक्रीज इन फिजिकल कैपिटल एज दी एक्सेलेशन प्रिंसिपल वुड रिक्वायर. तो दिस इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सेलेशन प्रिंसिपल. Then we have criticism of technical factor in investment are ignored. जो भी technical factor है उसको हम ignore कर देते हैं investment में जैसे कि when the demand for railway traffic increases additional capacity will not be employed unless the increase in traffic demand justify the running of an additional train and the construction of the additional rail track etc. So this is also a criticism of this. Then we have role of movement, like we have रोल ऑफ मूवमेंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड. जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चेंजेस इन इनकम एंड इफ इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द लिमिट ऑफ द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी कि ये थ्योरी एज्यूम करके चलती है जो सप्लाई फंक्शन है हमारी कैपिटल गुड का वो परफेक्टली इलास्टिक है इसलिए पॉसिबल है इंक्रीज करने के लिए कैपिटल स्टॉक किसी भी एक्सटेंट तक दैट इज रिक्वायर्ड बाय द इंक्रीज इन डिमांड फॉर आउटपुट. Now there are some questions for you. The first is what are the various assumptions of the acceleration principle, and the second is what do you understand by the term financial accelerator. That's all for today's session. Thank you so much. Happy learning.